नमस्कार, मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ पर। जैसा कि अपने पिछले दो वीडियोस के अंदर पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान क्या है, आज अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अधिगम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्निंग। तो आज हम हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अधिगम, जिसको इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करेंगे कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सबसे पहले अपने अधिगम का शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। शाब्दिक अर्थ, जिसके अंदर शाब्दिक अर्थ के अंदर कहने का मतलब है कि इसके शब्दों का अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ के अंदर अगर अधिगम का अपने दो तरीके से इसका अर्थ देखेंगे। एक तो है इसका संकुचित अर्थ, अधिगम का संकुचित अर्थ, और दूसरा इसकी बात करेंगे व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर बता दूं, आज अपने एक महत्वपूर्ण विषय मनोविज्ञान के अंदर बहुत ही आधारभूत टॉपिक अधिगम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपने शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास कर रहे हैं। कि सबसे पहले अगर जानने का प्रयास करें कि अधिगम का संकुचित अर्थ क्या होता है तो अधिगम का संकुचित अर्थ होता है सीखना। अधिगम का संकुचित अर्थ क्या होता है? सीखना। जबकि व्यापक अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। जबकि व्यापक अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। अभी देखो, कई बार के सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिगम का संकुचित अर्थ या व्यापक अर्थ क्या है। तो अधिगम का संकुचित अर्थ तो होता है सीखना, और जो व्यापक अर्थ जो होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। अब अपने जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बालक के व्यवहार में, एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अपने अधिगम जब पढ़ते हैं तो कहने का मतलब कोई भी बालक, अधिगम का मतलब होता है नया व्यवहार सीखना। अगर कोई बालक अधिगम करता है या उसके व्यवहार में जो परिवर्तन जब होता है, तो कहने का मतलब जो पूर्व जो व्यवहार जो होता है, पूर्व जो व्यवहार जो होता है उसके अंदर क्या शामिल होता है? पूर्व व्यवहार के अंदर शामिल होता है नवीन व्यवहार। क्या शामिल होता है? नवीन व्यवहार। कहने का मतलब है कोई भी बालक या बालिका जब अधिगम करने का प्रयास करता है तो अधिगम के दौरान उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, और व्यवहार में परिवर्तन होने के बाद उसके पूर्व के अंदर जो भी उसका व्यवहार है, जो भी उसकी अनुक्रियाएं हैं, जो भी उसके कार्य है, उसके अंदर कुछ न कुछ वो नया व्यवहार शामिल करेगा। मतलब उसके अंदर नए अनुक्रियाएं वो जोड़ेगा या नई अनुक्रियाएं वो सीखेगा। उसी को अपने नाम दिए अधिगम। तो एक बार फिर बता दें कि अधिगम का अपने शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास किया, जिसके अंदर कई बार सीधा का सीधा अर्थ पूछा जा सकता है कि अधिगम का संकुचित अर्थ पूछे तो क्या होता है? सीखना। अधिगम का व्यापक अर्थ पूछे तो व्यवहार में परिवर्तन। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ कि व्यवहार में परिवर्तन भी कितने प्रकार का होता है। तो व्यवहार में जो परिवर्तन जो होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो मुख्यतः तीन प्रकार से पढ़ेंगे अपने। व्यवहार में परिवर्तन व्यवहार में जो परिवर्तन है वो मुख्यतः कितने प्रकार से पढ़ेंगे? तीन प्रकार से पढ़ेंगे। अब कौन कौन से प्रकार है तो अपने जानने का प्रयास करेंगे कि व्यवहार में परिवर्तन किस किस प्रकार से होता है। तो व्यवहार में जो परिवर्तन है, तो एक तो होता है व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो होता है स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट चेंज।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट चेंज। और दूसरा जो होता है वो होता है अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन जिसको अपने कहते हैं टेम्परेरी चेंजेस, टेम्परेरी चेंज। और तीसरा जो है वो होता है, तीसरा जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो होता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जिसको अपने क्या कहते हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने बात कर रहे थे कि बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो 3 प्रकार से अपने जानने का प्रयास किया है। पहला है स्थायी परिवर्तन जिसको परमानेंट चेंज, अस्थायी परिवर्तन टेम्परेरी चेंज, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन रिलेटिवली परमानेंट चेंज, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। अब कहने का मतलब कौन सा स्थायी परिवर्तन होता है, कौन सा अस्थायी परिवर्तन होता है और कौन सा अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, तो उनको अपने जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें स्थायी परिवर्तन से तात्पर्य है कि बालक के व्यवहार में ऐसे परिवर्तन, बालक के व्यवहार में ऐसे परिवर्तन जो बालक सीखने के बाद उनका क्या कर सके, दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। स्थायी परिवर्तन का मतलब यही होता है कि ऐसा बालक के व्यवहार में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन आने के बाद उनका क्या करे, वो दैनिक जीवन में उपयोग कर सके, डेली लाइफ के अंदर उनका उपयोग कर सके, वो होते हैं स्थायी परिवर्तन। और ये स्थायी होते हैं मतलब ये लंबे टाइम तक रहते हैं कि एक बार जो व्यवहार सीख लिया उसको क्या कर सकता है, वो दोबारा मतलब यूटिलाइज कर सकता है, उपयोग में ला सकता है। जैसे कोई बालक है वो साइकिल चलाना सीख गया, तो साइकिल चलाने के बाद क्या है कि वो और अन्य किसी व्यक्ति को भी साइकिल चलाना सिखा सकता है। अब दूसरी बात करें अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि कुछ परिवर्तन ऐसे आते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, ऐसे परिवर्तन जो कुछ समय के लिए आते हैं, अल्प समय के लिए आते हैं, किसी न किसी बाह्य कारक के कारण आते हैं, और वो होते हैं अल्प समय के लिए, मतलब लंबे टाइम तक ये नहीं होते। आपातकालीन अपने इसको परिवर्तन मान सकते हैं कि कुछ समय के लिए आएंगे और किसी बाह्य कारक के कारण आएंगे। और एक होता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिगम की जो प्रकृति है, अब अपने थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि स्थायी परिवर्तन, देखो अधिगम, कई बार इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि क्या बालक के व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को क्या अधिगम कहेंगे। अब देखो स्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है, तो बालक के व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे, पूर्णतः सही नहीं है। इसका कारण अपने जानने का प्रयास करें, क्योंकि स्थायी परिवर्तन से तात्पर्य प्रिय विद्यार्थी ये होता है कि कोई भी चीज अपने सीख ली, किसी भी चीज को अपने ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण करने के बाद जो भी चीजें या सामग्री या विषय वस्तु को अपने अध्ययन किया है, एक बार पढ़ने के बाद उसका पूर्णतः क्या है, एक बार डाटा मतलब याद करने के बाद क्या पूर्णतः स्थायी रहती है कोई भी चीज, तो ऐसा संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप 11th क्लास के अंदर थे, 11th क्लास के अंदर जो भी आपने विषय वस्तु पढ़ी है, कि क्या आपको लंबे 4 या 5 साल के बाद अगर आपने अभ्यास ही नहीं किया, अनुभव ही नहीं लिया, तो क्या वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बालक के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कह सकते। कहने का मतलब है कोई भी व्यवहार है, अगर आपने बार बार प्रयास ही नहीं किया कि आपने जो भी चीज़, कहने का मतलब है कि एक बार किसी भी अनुक्रिया को या किसी भी विषय वस्तु को आपने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद अगर आपने बार बार प्रयास ही नहीं किया, अभ्यास ही नहीं किया, तो वो चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विस्मृत हो जाएगी। कहने का मतलब है कि हमारे दिमाग से क्या होना स्टार्ट करेगी, गायब होना स्टार्ट कर देगी। कि जैसे अपने मतलब जैसे अगर बात करें अपने जैसे मतलब प्रारंभिक जो कक्षाओं की बात करें, जैसे 8वीं क्लास का डाटा आपको पूर्णतः याद नहीं होगा, 10वीं क्लास के अंदर जो भी विषय वस्तु पढ़ी है, होना क्या चाहिए, अगर अधिगम स्थायी होता तो एक बार आपने, कहने का मतलब है प्रिय विद्यार्थियों
कि जैसे आपने 8वीं 10वीं और 12वीं के अंदर जो भी डाटा एक बार पढ़ने के बाद वो सारा का सारा ज्ञान आपके दिमाग में होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया कि एक बार पढ़ने के बाद उनको लगातार अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण नहीं लिया, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या होती है, गायब होना स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब वास्तव में अधिगम है क्या? तो कहने का मतलब अधिगम होता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि बालक के व्यवहार में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसके अंदर क्या है कि अगर कोई बार बार अभ्यास किए, इसके अंदर तीन चीजें आती है। इसके अंदर क्या आती है? तीन चीजें आती हैं जिसको अपने शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर AAP लिख सकते हैं। AAP, ए का मतलब यहां है अभ्यास, ए का मतलब है यहां अभ्यास, और दूसरे ए का मतलब है अनुभव, और यहां पी का मतलब है प्रशिक्षण। इस बात को थोड़ा ध्यान दें। कहने का मतलब ये है कि मैंने ये कहा कि अधिगम बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होता। स्थायी परिवर्तन, बालक के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन को पूर्णतः अधिगम नहीं कह सकते। कहने का मतलब स्थायी परिवर्तन का मतलब है कि जो भी ज्ञान सीख लिया उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। स्थायी का मतलब जो चीजें आपने सीख ली, एक बार सीखने के बाद बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब वो ज्ञान स्थायी हो गया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी डाटा आपने पूर्व के अंदर जो पढ़ चुके हो, अगर आपने बार बार अभ्यास नहीं किया तो धीरे धीरे वो चीजें क्या हो जाएगी, विस्मृत हो जाएगी अपने दिमाग से या मन या मस्तिष्क से, धीरे धीरे वो स्किप होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए अधिगम क्या है, तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, अधिगम जो होता है वो बालक के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, जिसको इंग्लिश में क्या नाम लिखा है मैंने, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। इसका मतलब क्या है कि अगर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का मतलब है पूर्णतः स्थायी नहीं होकर, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बालक किसी भी व्यवहार को सीख लिया, अगर वो बार बार अभ्यास करता है, बार बार अनुभव से, या बार बार वो प्रशिक्षण लेता है, तो उस कार्य के अंदर और भी दक्ष हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अधिगम क्या है, परिवर्तन योग्य है। अब ऐसे नहीं है कि एक बार जो ज्ञान सीख लिया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि कोई भी विषय वस्तु है, कि जैसे आपने कोई भी टॉपिक है, किसी भी विषय वस्तु का जब आपने फर्स्ट बार टॉपिक पढ़ा, एक बार विषय वस्तु पढ़ने के बाद, बड़ा क्या कि एक बार विषय वस्तु पढ़ने के बाद आप जब सेकंड बार पढ़ेंगे तो पहले से बेहतर होगा वो विषय वस्तु। तो कहने का मतलब है कि उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब पहले से बेहतर क्यों होगा? अगर आपने तीसरी बार उसी विषय वस्तु को तीसरी बार पढ़ लिया तो और बेहतर होगी। कहने का मतलब आप बार बार क्या कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, मतलब बार बार किसी के अनुभव या प्रशिक्षण ले रहे हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि बालक के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। मतलब अगर कोई बालक जो भी व्यवहार सीख लिया, अगर बार बार अभ्यास करेगा, अनुभव के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा जो भी व्यवहार सीखा है उसके अंदर और पहले से बेहतर होगा। एक बार फिर बता दूं कि बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन है वो स्थायी परिवर्तन जो होगा वो पूर्णतः अधिगम नहीं कहलाता। तो अधिगम क्या है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। कहने का मतलब एक बार, मतलब जो भी विषय वस्तु को आपने सीख लिया, सीखने के बाद अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो उस विषय वस्तु को और भी बेहतर सीखा जा सकता है। और अस्थायी परिवर्तन की बात करें तो अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है ऐसे परिवर्तन जो अल्प समय के लिए आते हैं और किसी बाह्य कारक के कारण आते हैं, तो वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अस्थायी परिवर्तन कहलाते हैं। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अपने टॉपिक चल रहा था व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में जो परिवर्तन है वो तीन प्रकार से अपने पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। एक तो मैंने बता दिया स्थायी परिवर्तन, और दूसरा मैंने बता दिया अस्थायी परिवर्तन, और तीसरा मैंने बता दिया अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत
स्थायी परिवर्तन। तो इसके अंदर एक बार मैं फिर बता दूं कि बालक के व्यवहार में जो होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है वो किस किस के कारण आ सकता है। अगर आपको कारक पूछे तो किसी भी बालक के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन जो है, अधिगम की प्रकृति पूर्णतः स्थायी नहीं होती। तो इसके अंदर मैंने अभी ट्रिक भी बताने का आपको प्रयास किया है कि आप क्या याद कर लेंगे, AAP स्थायी परिवर्तन। तो पहला स्थायी परिवर्तन जो होगा वो अभ्यास, जिसको इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। दूसरा अनुभव, एक्सपीरियंस, और प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो कहने का मतलब है अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा जो बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो स्थायी आएगा। और अगर बात करें प्रिय विद्यार्थियों, अगर अस्थायी परिवर्तन की बात करें तो अस्थायी परिवर्तन किसके कारण आते हैं, जैसे बीमारी, नंबर 1 बीमारी, नंबर 2 थकान, नंबर 3 संवेग, नंबर 4 मूल प्रवृत्ति, नंबर 5 मादक पदार्थ, और नंबर 6 परिपक्वता। ध्यान देंगे, अगर कई बार क्या होता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी मिलता है कि अगर किसी बालक के व्यवहार में इस प्रकार से मिल जाए कि कई बार क्या है कि ऑप्शन के अंदर ये शब्द नहीं आता। वैसे इंग्लिश वर्जन आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज, क्योंकि आपको ये चीज़ याद करनी है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें कि वैसे जो बालक के व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वो कौन सा होगा, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा। उसी को अपने क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। कहने का मतलब है एक बार आपने कोई भी व्यवहार सीख लिया, अगर आपने बार बार अभ्यास किए, बार बार अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार है वो पहले से क्या होगा, बेहतर होगा। अब अपने बात कर रहे हैं कि जो बालक के व्यवहार में जो होने वाले जो अस्थायी परिवर्तन है जो अल्प समय के लिए होते हैं, कौन से समय के लिए होते हैं, अल्प समय के लिए होते हैं। और ये जो परिवर्तन होते हैं उनको अधिगम नहीं कहते। तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसे अधिगम कहेंगे और किसे अधिगम नहीं कहेंगे। अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि किसी बालक के व्यवहार में अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा होने वाला परिवर्तन क्या अधिगम कहलाएगा, तो आपका आंसर रहेगा हाँ। ऑप्शन मिलता है कई बार हाँ, नहीं, दोनों या कुछ नहीं कह सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी बालक के व्यवहार में अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा अगर बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उसे अपने अधिगम कहेंगे। अगर ये चीज आ जाए कि किसी बीमारी के कारण, किसी थकान के कारण या संवेग के कारण या मूल प्रवृत्ति के कारण या मादक पदार्थ के कारण या परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन जो आएंगे वो अल्प समय के लिए आएंगे, कुछ ही समय के लिए आएंगे, जिनको अपने अस्थायी परिवर्तन कहते हैं और इसको अधिगम नहीं कहते। अब जैसे मैं इसको बताने का प्रयास करता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति, अब जैसे बीमारी है, बीमारी का मतलब कोई भी रोग या डिजीज है। तो कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति है या कोई भी बालक है तो बीमार होने के उपरांत क्या है कि उसका जो मूल व्यवहार है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो हो सकता है वो चिड़चिड़ापन आ जाए। तो कहने का मतलब उसका मूल व्यवहार ऐसा नहीं होता, लेकिन बीमारी के कारण या उसको कई 1 महीने से या 2 महीने से वो लगातार बीमार है तो उसके अल्प समय के लिए कुछ ना कुछ उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, जो उसका मूल व्यवहार ऐसा नहीं है। या हो सकता है किसी बीमारी के कारण वो घुसेल प्रवृत्ति का हो जाए। तो वो जो कहने का मतलब ये जो परिवर्तन जो आएंगे वो अल्प समय के लिए आएंगे। बात समझ में आई। दूसरी बात, अगर बात करें थकान, अब देखो कई बार क्या होता है कि आपने ये भी एग्जाम्पल देखने का प्रयास किया कि कोई भी टीचर है, अब टीचर हो सकता है कि लगातार 2 या 3 दिन लगातार यात्रा कर रहा है और यात्रा करने के उपरांत उसको तुरंत ही क्या है, क्लास लेनी हो। अब 2-3 दिन लगातार यात्रा करने के बाद, लगातार यात्रा करने के बाद अगर जस्ट उसको क्लास लेनी हो तो क्योंकि वो उस टीचर को थकान होगी तो हो सकता है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा पाए। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर अच्छा नहीं है, कहने का मतलब वहां कौन प्रभावित कर रहा है, उसकी थकान। कहने का मतलब ये जो परिवर्तन है, कहने का मतलब मूल व्यवहार ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब थकान के कारण, किसी बाह्य कारक के कारण वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जैसे ही उसकी थकान दूर हो जाएगी, रेस्ट मिल जाएगा, तो वो बहुत अच्छा जो पहले उसका जो मूल व्यवहार है वैसी प्रतिक्रिया करेगा।
तो कहने का मतलब अस्थायी परिवर्तन के अंदर वो सारे गुण निहित होते हैं जो अल्प समय के लिए आएंगे, वो किसी न किसी कारक के कारण कुछ समय के लिए रहेंगे। अब ध्यान रखेंगे, संवेग और मूल प्रवृत्ति दो चीजें अलग है। संवेग और मूल प्रवृत्ति के कारण होने वाला परिवर्तन को भी अधिगम नहीं कहते, बहुत ही शानदार प्रश्न होता है। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। संवेग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इमोशन। और मूल प्रवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं बेसिक इंस्टिक्ट। बेसिक इंस्टिक्ट कहने का मतलब मूल प्रवृत्ति के बारे में बताने वाला विलियम मैकडूगल था, जिसने 14 मूल प्रवृत्ति बताई। अब इसके अंदर संवेग और मूल प्रवृत्ति में क्या अंतर है, तो थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि संवेग और मूल प्रवृत्ति में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर बात करें, संवेग की बात करें, संवेग किसे कहते हैं? संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? संवेग का मतलब होता है इमोशन, और मूल प्रवृत्ति क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक इंस्टिक्ट। अब कहने का मतलब क्या है? संवेग का मतलब क्या होता है कि पहले संवेग को अपने ये कह सकते हैं कि विचारों का बाह्य रूप जो होता है, विचारों का जो बाह्य रूप जो होता है उसी को अपने क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और जो क्रियात्मक जो व्यवहार जो होता है, अब क्रियात्मक जो व्यवहार जो होता है वो होता है मूल प्रवृत्ति। अगर विचारों का आंतरिक रूप देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति अपने विचारों को अगर अभिव्यक्त नहीं कर रहा तो उसको अपने कहते हैं भावना या फीलिंग्स कहते हैं। ये आंतरिक रूप होता है, विचारों का आंतरिक रूप क्या कहलाता है? भावना या फीलिंग्स। विचारों का बाह्य रूप जो दिखाई दे वो होता है संवेग। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जैसे संवेग उत्पन्न होने के बाद मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिए बेटा कि पहले संवेग उत्पन्न होगा, संवेग उत्पन्न होने के बाद मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। मूल प्रवृत्ति का मतलब है कि संवेग के दौरान उसके मूल व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। जैसे मान लीजिए संवेग कौन कौन से हैं? जैसे क्रोध है, प्रेम है, घृणा है, ये सारे क्या है? संवेग है। अब जैसे मान लीजिए किसी संवेग का जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे क्रोध जो है, क्रोध का मतलब गुस्सा जो है, व्यक्ति को क्रोध जब आता है तो विचारों का बाह्य रूप है। क्रोध जो है वो क्या है? संवेग है। अब जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद वो कोई ना कोई ऐसा व्यवहार करेगा, कोई ना कोई क्रियात्मक व्यवहार का मतलब है वो कोई ना कोई क्रिया करेगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति पर गुस्सा आने के बाद उसने चांटा लगा दिया या उसने लड़ाई कर ली, उसके साथ झगड़ा कर लिया, तो मतलब वो कोई ना कोई क्रिया प्रदर्शन कर रहा है। या कई बार क्या होता है किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो मतलब किसी भी अज्ञात वस्तु के साथ वो मतलब हाथ को मारने का प्रयास करता है या किसी चीज से मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। जहां वो क्रियाएं करता है, मतलब क्रिया के द्वारा, क्रिया का मतलब कोई कार्य वो प्रदर्शित करेगा, वो होगा बेटा मूल प्रवृत्ति। आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आ रही है। देखो, विचारों का आंतरिक रूप जो होता है वो होता है भावना। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, जो प्रदर्शन नहीं कर पाते, आंतरिक रूप जो होता है वो होती है भावना यानी फीलिंग्स। अगर बात करें संवेग, विचारों का बाह्य रूप कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं उससे बहुत घृणा करता हूं, जिसको अपने प्रदर्शन कर रहे हैं वो होते हैं संवेग। अब अपने जैसे किसी को मूल प्रवृत्ति का मतलब है कि मैं उससे बहुत घृणा करता हूं, घृणा करने के बाद जैसे वो मिला दो अपने चांटे लगा दिए, या अपने मैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, उसको गले लगा लिया, तो मतलब कोई व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है वो उसकी मूल प्रवृत्ति है। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई। संवेग और मूल प्रवृत्ति का मतलब ये है कि पहले संवेग उत्पन्न होगा, संवेग उत्पन्न होने के बाद क्या उत्पन्न होगी? मूल प्रवृत्ति। तो ध्यान रखेंगे कि संवेग के कारण होने वाला जो परिवर्तन है अस्थायी परिवर्तन होगा, और अस्थायी जो परिवर्तन जो होगा, टेम्परेरी जो चेंज होंगे, उसको अपने अधिगम नहीं कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों बता दूं, बीमारी के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं होता, थकान के कारण परिवर्तन अधिगम नहीं होता, मूल प्रवृत्ति के कारण भी होने वाला जो परिवर्तन जो है वो अस्थायी परिवर्तन होगा, उसे अधिगम नहीं कहेंगे। अब मादक पदार्थ, मादक पदार्थ का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है जो ड्रिंकिंग करता है, मतलब दारू या शराब जो कुछ भी है, मदिरा का सेवन करता है, या किसी अन्य एल्केलॉइड्स का, अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है। कई बार क्या होता है, कई अध्यापक जो होते हैं या कोई व्यक्ति जो होता है उसका व्यवहार दिन के समय बहुत अच्छा होता है, लेकिन रात को पीने के बाद उसका व्यवहार क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो व्यवहार है वो अल्प समय के लिए, कहने का मतलब मूल व्यवहार ऐसा नहीं है, उसका मूल व्यवहार ऐसा नहीं है कि जैसे ही उसने कोई एल्कलॉइड्स का प्रयोग किया है और पीने के बाद क्या है उसका व्यवहार चेंज हो गया, तो ये जो व्यवहार है उसका अस्थायी परिवर्तन है, इसको अपने अधिगम नहीं कहेंगे।
कहने का मतलब अधिगम उसे कहेंगे जो मूल व्यवहार है, लेकिन ये मूल व्यवहार किसके कारण अल्प समय के लिए आया है, कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए, जब तक उस एल्कलॉइड्स का, उस नशीले पदार्थ का उसके शरीर के अंदर असर है, तब तक वो ऐसा व्यवहार करेगा। जैसे व्यक्ति को देखा कि रात में पीने के बाद अलग व्यवहार करता है, जैसे सुबह के टाइम उतरने के बाद क्या करता है, वो बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता है। तो कहने का मतलब ये जो व्यवहार जो होते हैं वो अल्प समय के लिए होंगे। और एक है बेटा बहुत ही शानदार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या परिपक्वता को अधिगम कहते हैं। रीट 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, रीट 2018 के अंदर प्रश्न को रिपीट किया गया था। प्रश्न ये था कि क्या परिपक्वता को अधिगम कहते हैं। ऑप्शन यही था हाँ, नहीं, दोनों और कोई नहीं। तो परिपक्वता को अधिगम नहीं कहते। देखो परिपक्वता अधिगम के लिए सहायक है। इसको अगर मैं बताना चाहूं क्या कुछ है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न ये था क्या परिपक्वता को, क्या परिपक्वता को अधिगम कहते हैं, क्या परिपक्वता को अधिगम कहते हैं। तो बेटा इसके अंदर ऑप्शन क्या था, ऑप्शन ए था हाँ, ऑप्शन बी था नहीं, सी था दोनों, और डी था कोई नहीं, कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो था वो रीट 2018 के अंदर, रीट 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। अब इसके अंदर देखो बेटा परिपक्वता, अब परिपक्वता को अगर मैं समझाने का प्रयास करूं, परिपक्वता क्या है कि परिपक्वता व्यक्ति के या बालक के व्यवहार में होने वाले ऐसे परिवर्तन है जो अस्थायी परिवर्तन को दर्शाते हैं। परिपक्वता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी, अपने बोलते हैं मैच्योर। मैच्योर का मतलब है परिपक्वता से। अब कहने का मतलब परिपक्वता का मतलब क्या होता है, कि परिपक्वता का मतलब ये होता है कि ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समयावधि के दौरान ऑटोमेटिक आएंगे। परिपक्वता का मतलब होता है कि बालक के व्यवहार में आने वाले ऐसे परिवर्तन जिसके अंदर अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण का कोई मतलब नहीं है, जो एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान अपने आप ही आएंगे। परिपक्वता का मतलब ये होता है कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो क्या है कि स्वतः ही जो आएंगे, क्या आएंगे, ऐसे परिवर्तन जो स्वतः ही बालक के अंदर या बालिका के अंदर जैसे ही उसकी मतलब मैच्योर जो होगा, मतलब निश्चित समयावधि के दौरान ऐसे परिवर्तन जो स्वतः ही जो आएंगे, उसको अपने क्या कहते हैं बेटा, परिपक्वता कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल पहले भी जो क्लास के अंदर, पहले भी जो भाग फर्स्ट और सेकंड के अंदर जब अपने मनोविज्ञान के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने का प्रयास किया, तो वहाँ भी मैंने बताने का प्रयास किया कि कुछ ऐसे गुण हैं जैसे मतलब दांतों का उगना। अब दांत उगेंगे, जैसे मान लीजिए ये जरूरी नहीं है कि दांत जो है एक निश्चित समयावधि है, निश्चित समयावधि के बाद दांत हमेशा उगेंगे। अब जैसे दांतों का उगना है, दाढ़ी मूछ का आना है ना, तो ये कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो व्यक्ति के ऑटोमेटिक आएंगे, एक निश्चित समयावधि के दौरान ऑटोमेटिक ही वो क्या होंगे, परिलक्षित होंगे, दिखाई देंगे। तो वो परिवर्तन क्या होते हैं, अधिगम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जैसे दांतों का आना, अगर कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास करेगा तो दांत पहले आ जाएंगे या बाद में आ जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। कि वो अभ्यास या अनुभव, अगर बार बार अभ्यास करेगा तो भी दांत पहले नहीं आएंगे, अगर बार बार अनुभव या मतलब अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण का कोई मतलब नहीं है। मतलब परिपक्वता का तो मतलब है कि ये तो ऐसे परिवर्तन है जो निश्चित समयावधि के बाद आएंगे तो आएंगे, कहने का मतलब है। तो वो है परिपक्वता। तो कहने का मतलब है कि परिपक्वता का मतलब, देखो परिपक्वता अधिगम में सहायक है, लेकिन परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कह सकते। क्योंकि परिपक्वता, एक बार आपको बता दूं कि परिपक्वता जो होती है बेटा वो जन्मजात होती है, बाई बर्थ होती है। परिपक्वता जो है वो प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात पाई जाती है। और जो अधिगम जो प्रक्रिया है, लर्निंग की जो प्रक्रिया है, वो व्यक्ति अर्जित होती है। वो अधिगम जो होता है वो एक्वायर्ड प्रोसेस होती है, मतलब अर्जित प्रक्रिया होती है। अब कहने का मतलब परिपक्वता मतलब जन्मजात है। कोई भी व्यक्ति जन्म लेगा, जन्म के उपरांत क्या है, उसके अंदर बहुत सारे करेक्टर है जो ऑटोमेटिक आएंगे। जैसे व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी मांसपेशियां पहले से क्या होंगी, विकसित होंगी। तो ये क्या है, उसकी परिपक्वता होगी।
तो कहने का मतलब कुछ गुण ऐसे हैं जो निश्चित समयावधि के दौरान ऑटोमेटिक ही स्वतः ही परिलक्षित होंगे, विकसित होंगे, उनको अपने क्या कहेंगे, परिपक्वता। तो एक बार फिर बता दूं कि बेटा परिपक्वता जो है वो जन्मजात प्रक्रिया है, जबकि अधिगम जो है वो एक अर्जित प्रक्रिया है। बात समझ में आई? इसीलिए अपने क्या कह सकते हैं कि क्या परिपक्वता को अधिगम कहते हैं, तो परिपक्वता को अधिगम नहीं कह सकते। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, परिपक्वता को अधिगम नहीं कह सकते, क्योंकि परिपक्वता के कारण जो होने वाले जो परिवर्तन है वो अस्थायी है। कहने का मतलब जीवन पर्यंत थोड़ी चलते हैं, मतलब ये ऐसे परिवर्तन है जो अल्प समय के लिए आते हैं, कुछ ही समय के लिए आते हैं, उसके बाद क्या ऑटोमेटिक निश्चित अवस्था तक वो पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की जो लंबाई है, जैसे बहुत सारे ऑर्गन है, किसी व्यक्ति की जो लंबाई है वो निश्चित आयु तक ही बढ़ती है, निश्चित आयु तक बढ़ने के बाद ऑटोमेटिक जो लंबाई है, लेंथ जो है ऑटोमेटिक रुक जाती है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि बेटा कि जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं मानव के अंदर, जैसे आंख की बात करें, नाक की बात करें, जीभ की बात करें, हाथ की बात करें, बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, अंग है, वो एक निश्चित समयावधि के बाद ऑटोमेटिक अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, क्योंकि उनके अंदर टिश्यू सिस्टम होता है, उत्तक प्रक्रिया होती है। जैसे किसी व्यक्ति का जो नाक है या हाथ है वो उतने बढ़ते हैं। अगर आपने देखा है कई व्यक्ति की, आपने देखा है कि लंबाई जो होती है एक निश्चित समयावधि के बाद ऑटोमेटिक रुक जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रत्येक व्यक्ति बढ़ता ही जाता, घर में आता ही नहीं। अब इसी प्रकार से आप ये सोचो कि हाथ है, हाथ की जो लंबाई है एक निश्चित समयावधि के बाद ऑटोमेटिक रुक जाती है। कभी ऐसे नहीं होते कि हाथ बढ़ते जाते हैं और आज तक बढ़ ही रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये परिपक्वता है। इनके अंदर जो सिस्टम है वो टिश्यू सिस्टम है, मतलब ये मतलब एक निश्चित समयावधि होती है, उसी के दौरान ऑटोमेटिक इनकी क्या है, जो ग्रोथ है या वृद्धि है वो ऑटोमेटिक रुक जाती है। तो कहने का मतलब आशा करता हूं कि परिपक्वता का संबंध, मतलब परिपक्वता के कारण होने वाला परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते, लेकिन परिपक्वता अधिगम में सहायक है। दोबारा सुनो कि मैंने ये कहा प्रिय विद्यार्थियों, परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते, क्योंकि परिपक्वता जो है, परिपक्वता के कारण जो होने वाले जो परिवर्तन अस्थायी होंगे, है ना, कुछ समय के लिए आएंगे, कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक जो परिवर्तन है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि परिपक्वता अधिगम में सहायक है, परिपक्वता जो है वो अधिगम में सहायक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि परिपक्वता का मतलब अधिगम में किस प्रकार से सहायक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन को क्या अधिगम कहते हैं, तो नहीं कहते। क्या परिपक्वता अधिगम में सहायक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल श्योर, क्योंकि परिपक्वता अधिगम में सहायक है। अगर मैं ये कह दूं कि एक 2 वर्ष का बालक है और एक बालक क्या है, व्यक्ति मान लीजिए एक 25 वर्ष का है, अब जैसे 2 वर्ष का है और एक 25 वर्ष का है, तो परिपक्वता किसमें ज्यादा है, 25 वर्ष वाले व्यक्ति के अंदर। अगर इनको समझाने की बात करें तो व्यक्ति ज्यादा सबसे पहले कौन सीखेगा, 2 वर्ष का बालक सीखेगा या 25 वर्ष का व्यक्ति सीखेगा। समझने वाली बात है ना, कि 2 वर्ष का एक तो बालक है और एक 25 वर्ष का व्यक्ति है, तो परिपक्वता ज्यादा है, तो सीखने में सबसे ज्यादा सीखेगा कौन, जो 25 वर्ष का है। कौन है, जो 25 वर्ष का है। तो कहने का मतलब परिपक्वता अधिगम में सहायक है, लेकिन परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले अपने जानने का प्रयास किया कि बेटा क्या होता है, अधिगम का शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास किया, संकुचित और व्यापक अर्थ देखा, फिर किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं। तो आप अगर आपसे कोई पूछे कि अधिगम, किसे अधिगम कहेंगे और किसे अधिगम नहीं कहेंगे, तो बेटा आप ये ध्यान रखेंगे कि अधिगम किसे कहेंगे, बालक के व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होंगे। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है ऐसे परिवर्तन जिनको बाद में बार बार अभ्यास किया जाए अनुभव के द्वारा, जिनको और बेहतर किया जा सकता है। मतलब कोई भी ज्ञान हमेशा स्थायी नहीं होता, क्योंकि अगर आपने बार बार कोई भी ज्ञान अगर आपने सीख लिया, बार बार अभ्यास या अनुभव नहीं लिया, तो वो धीरे धीरे ज्ञान क्या हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा, मतलब वहाँ से गायब होना स्टार्ट कर देगा। इसी प्रकार से अगर बात करें अपने अगर उसी प्रकार से अगर बात करें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का मतलब है कि अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ज्ञान जो भी है आपका पहले से बेहतर होगा। इसीलिए आप बेटा क्या कह सकते हैं कि अधिगम किसे कहेंगे, तो अधिगम उसे कहेंगे कि बालक के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहेंगे। तो थोड़ा और अपने जानने का प्रयास करते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया, अब देखो अभी और थोड़ा मैं बताने का प्रयास करता हूँ बेटा कि जैसे स्थायी परिवर्तन जो होता है, ये जो परिवर्तन जो आते हैं, स्थायी परिवर्तन और अस्थायी जो परिवर्तन आते हैं, वो मैंने आपको
मतलब मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, ये वहीं से आते हैं। क्योंकि जो स्थायी परिवर्तन या अस्थायी परिवर्तन की बात करें तो वो ये मन की अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है कि कुछ परिवर्तन जो आते हैं वो चेतन मन के कारण आते हैं, कुछ जो परिवर्तन जो आते हैं वो चेतन मन के कारण आते हैं, और कुछ परिवर्तन जो आते हैं वो अचेतन मन के कारण आते हैं। कुछ जो परिवर्तन जो आते हैं वो अचेतन मन के कारण आते हैं। तो अब अपने व्यवस्थित परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं कि किसे अपने अधिगम कहेंगे। अब चेतन मन का मतलब मैंने पहले ही जो पूर्व के अंदर जो भी वीडियोस है उनके अंदर बताने का प्रयास किया। चेतन मन का मतलब ये होता है कि चेतन मन से तात्पर्य ये होता है बेटा कि मतलब वर्तमान के अंदर व्यक्ति की वर्तमान के अंदर जो भी क्रियाएं जो की जा रही है 8% वर्तमान के अंदर जो भी क्रियाएं जो की जा रही है जो उसके नियंत्रण में है, जो व्यक्ति अपने स्वविवेक से करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो कहने का मतलब जो क्रियाएं जो उसके नियंत्रण में है, जो उसके नियंत्रण में है और जो वर्तमान के अंदर जो क्रियाएं कर रहा है वो है चेतन मन के फलस्वरूप होती है। और अचेतन मन का मतलब ये होता है ऐसी क्रियाएं जो उसके नियंत्रण में नहीं है, उसको अपने क्या कहेंगे, मतलब ऐसी क्रियाएं जो व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है उसे अपने क्या कहेंगे बेटा, अचेतन मन के फलस्वरूप होने वाली क्रियाएं हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो ऑटोमेटिक निश्चित समाधि के दौरान होंगे ही होंगे। जैसे मैंने कहा कि दाढ़ी मूछ दांत है वो निश्चित समाधि के बाद आएंगे तो आएंगे। अब जैसे अक्कल दाढ़ जो है, अक्कल दाढ़ या जिसको प्रज्ञा दंत या विजडम टीथ बोला जाता है, वो एक निश्चित समय अवधि के बाद आते ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये मतलब ऐसे परिवर्तन है जो एक जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अचेतन मन के फलस्वरूप होते हैं। और जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, जो स्वतः अपने आप ही निश्चित समावधि के बाद परिलक्षित होंगे, तो उन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। और ऐसा जिन पे हमारा नियंत्रण होता है, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, और जो 8% वर्तमान के अंदर जो मतलब जो भी क्रिया कर रहे हैं वो चेतन मन के फलस्वरूप है, तो उसको अपने क्या कहते हैं बेटा, अधिगम कहते हैं। तो यहाँ से बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न बनता है कि अगर आपसे कोई डीप प्रश्न पूछ लिया जाए, गहराई के साथ अगर थोड़ा पूछा जाए कि अधिगम जो है वो किस मन के फलस्वरूप, मन की कौन सी अवस्था के फलस्वरूप उत्पन्न होता है या परिलक्षित होता है, तो वो बेटा चेतन मन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, चेतन मन का मतलब है ऐसी क्रियाएं जो व्यक्ति वर्तमान में करता है, जिन पे व्यक्ति का क्या है, नियंत्रण होता है। ऐसी क्रियाएं जो व्यक्ति वर्तमान से संबंधित नहीं है, भूतकालीन से संबंधित है, और जिन पे व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है वो अचेतन मन के फलस्वरूप होने वाली क्रियाएं हैं। और जिन पे नियंत्रण नहीं है, निश्चित समाधि के बाद होकर ही रहेगी, उसको अपने क्या नाम दिए बेटा, परिपक्वता दिया है। क्या नाम दिए, परिपक्वता। तो अपने एक बहुत ही शानदार परिभाषा निकल के आई है। अब परिभाषा क्या निकल के आई है, तो अपने अब इसमें एक परिभाषा निकल के आई है कि अधिगम किसे कहेंगे। तो पहले अभी देखो बेटा, मैं अलग अलग परिभाषा बताने का प्रयास करता हूँ आपको अधिगम को। पहले मैंने आपको परिभाषा बताई कि बेटा बालक के व्यवहार में, बालक के व्यवहार में, बालक के व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं बेटा, अधिगम कहते हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अपने ज्ञान को बढ़ाया, कई बार क्या है कि बेटा इसके अंदर अगर शब्द नहीं मिलता कि बालक के व्यवहार में होने वाले कौन से परिवर्तन को अधिगम कहेंगे, वहाँ ऑप्शन दे रखा है स्थायी, अस्थायी, दोनों या कोई नहीं। अगर वहाँ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शब्द नहीं आया है, सीधा स्थायी परिवर्तन आया है, तो कई बार ऑप्शन के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर सीधा स्थायी परिवर्तन आया तो वहाँ स्थायी परिवर्तन को मान लेंगे। ठीक है, वैसे वास्तव में पूर्णतः जो ऑथेंटिक जो है वो यही होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। कहने का मतलब है रिलेटिवली परमानेंट चेंज जो होता है वही होता है अधिगम। और इसी को थोड़ा सा अपने विस्तारित देखें तो अपने ये कह सकते हैं कि चेतन मन के फलस्वरूप, चेतन मन के फलस्वरूप
होने वाले चेतन मन के फलस्वरूप होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं। अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। तो बेटा ये पूरा सारांश मैंने दे दिया कि अधिगम किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। आशा करता हूँ कि बेटा ये अधिगम टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अधिगम की अगर व्यवस्थित परिभाषा जानने का प्रयास करें तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बेटा। अगर आपसे कहा जाए कि अधिगम कौन से मन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, तो आप बताएंगे कि अधिगम चेतन मन के फलस्वरूप होता है। अधिगम किसे कहेंगे, तो बेटा यहाँ सेकंड प्रश्न ये बन गया कि अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। तीसरी अगर बात मैं ये कहूँ बेटा कि अधिगम कौन से परिवर्तन को कहेंगे, तो बेटा अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। तो इस प्रकार से बेटा अपने जानने का प्रयास किया कि अधिगम किसे कहते हैं। इस प्रकार से अपने जानने की प्रयास किया कि अधिगम किसे कहते हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। चलो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट अपने जो बी टॉपिक है वो अधिगम से संबंधित विशेषताएं रहेगी और अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आशा करता हूं कि जो भी मनोविज्ञान की जो भी क्लासेस आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, आशा करता हूं कि आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। इसलिए आप भी हमारा सहयोग करें। जो हमारा चैनल है ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ पे, तो आप भी उनका सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि आपको भी फ़ायदा मिले और हमें भी फ़ायदा मिले। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।